राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 170वीं बटालियन ने श्रीनगर के चांदपुरा इलाके में एक दिवसीय निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को भोपाल में मध्य प्रदेश चुनाव से पहले अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र के अनावरण के दौरान मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत अन्य नेता मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से कहा कि वे दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामलों में पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को अनिश्चित अवधि के लिए जेल में नहीं रख सकते। कर्नाटक में आईटी विभाग की छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकदी बरामद होने पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि भ्रष्टाचार के पीछे भारतीय जनता पार्टी है और भाजपा भ्रष्टाचार की नींव है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार रात लगातार बारिश के कारण मंगलवार की सुबह मौसम काफी सुहावना रहा। मेरठ में मंगलवार सुबह लोहिया नगर इलाके में एक मकान में विस्फोट होने से 4 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट में 5 लोग घायल हुए थे और इलाज के दौरान उनमें से 4 लोगों की मौत हो गई। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के उद्देश्य से एक बड़ी कार्य योजना का अनावरण करने के लिए तैयार है। कोझीकोड नगर निगम के एक प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली आकर यहां पर कचरा प्रबंधन और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के मॉडल को समझा। कोझीकोड नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एस जयश्री सहित 55 पार्षदों ने सिविक सेंटर में मेयर डॉक्टर शैली ओबरॉय से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए बजट की तैयारी शुरू कर दी है। अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव को वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए बजट सामग्री तैयार करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 571 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 2021 में पूरी दुनिया कोरोना की अनिश्चितताओं से घिरी हुई थी, लेकिन आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी हुई दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की शीर्ष 3 आर्थिक शक्तियों में से एक होगा। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के तीसरे संस्करण में मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इससे पहले जब हम 2021 में मिले थे, तब पूरी दुनिया कोरोना की अनिश्चितता से घिरी हुई थी। कोई नहीं जानता था कि कोरोना के बाद का विश्व कैसा होगा, लेकिन आज दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार ले रहा है और इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में पूरा विश्व भारत की ओर नई आकांक्षाओं से देख रहा है। आर्थिक संकट से घिरी दुनिया में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। वो दिन दूर नहीं जब भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमिक पावर में उसमें से एक होगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड सी रूट से ही होता है। पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में आज दुनिया को भी रिलायबल और रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स की जरूरत है। इसलिए ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का ये एडिशन बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। साथियों, इतिहास साक्षी है कि जब भी भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटी मजबूत रही है, देश और दुनिया को इससे बहुत लाभ हुआ है। इसी सोच के साथ बीते 9-10 वर्षों से हम इस सेक्टर को सशक्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। हाल ही में
भारत की पहल पर एक ऐसा कदम उठाया गया है जो 21वीं सदी में दुनिया भर की मैरीटाइम इंडस्ट्री के कायाकल्प का सामर्थ्य रखता है। G20 समिट के दौरान इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर ऐतिहासिक सहमति बनी है। सैकड़ों वर्ष पहले सिल्क रूट ने वैश्विक व्यापार को गति दी थी। ये रूट दुनिया के कई देशों के विकास का आधार बना था। अब ये ऐतिहासिक कॉरिडोर भी रीजनल और ग्लोबल ट्रेड की तस्वीर बदल देगा। नेक्स्ट जनरेशन मेगा पोर्ट्स और इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसका निर्माण, आइलैंड डेवलपमेंट, इनलैंड वाटरवेज, मल्टी मॉडल हब्स का विस्तार, ऐसे कई बड़े काम इस योजना के तहत किए जाने हैं। इस कॉरिडोर से बिजनेस कॉस्ट कम होगी, लॉजिस्टिकल एफिशिएंसी बढ़ेगी, पर्यावरण का नुकसान कम होगा और बड़ी संख्या में जॉब्स का भी निर्माण होगा। इन्वेस्टर्स के पास ये एक बड़ा अवसर है कि वो भारत के साथ जुड़कर इस अभियान का हिस्सा बने। फ्रेंड्स, आज का भारत अगले 25 वर्षों में विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। भारत उन चुनिंदा देशों में से एक है जिनके पास डेवलपमेंट, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डिमांड का ऐसा कॉम्बिनेशन है। ऐसे वक्त में जब भारत 2047 तक विकसित भारत होने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है, आपके लिए ये सुनहरा मौका है। मैं विश्व भर के आप सभी निवेशकों को फिर आमंत्रित करता हूं कि आप भारत आएं और विकास के रास्ते पर हमारे साथ मिलकर चलें। हम साथ चलेंगे, हम साथ साथ मिलकर के नया भविष्य भी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिल्ली भाजपा मुख्यालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कल्याण सिंह कालवी के पौत्र एवं राजपूत समाज के दिग्गज नेता रहे लोकेंद्र सिंह कालवी के पुत्र भवानी सिंह कालवी और महाराणा प्रताप के वंशज एवं पूर्व सांसद महेंद्र सिंह मेवाड़ के बेटे विश्वराज सिंह भाजपा में शामिल हुए। दोनों ने बीजेपी के राजधानी दिल्ली स्थित केंद्रीय मुख्यालय में पार्टी की शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दोनों का भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने पर पार्टी में स्वागत किया। अर्जुन की आज पार्टी में सदस्यता हुई है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की प्रति आस्था व्यक्त करते हुए, भारतीय जनता पार्टी में विश्वास व्यक्त करते हुए, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जिन्होंने मुगलों के आगे कभी समर्पण नहीं किया, संघर्ष किया और मेवाड़ को कभी पराधीन नहीं होने दिया, उस परिवार के वंशज महाराणा भगवत सिंह साहब जिन्होंने 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना होने के बाद 69 में विश्व हिंदू परिषद के सर्वसम्मति से अध्यक्ष बने और देश, धर्म और राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उस परिवार से संबंध रखने वाले, उस परिवार के वंशज और आदरणीय और भगवत सिंह साहब ने जब 10वां विश्व हिंदू परिषद का सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ 84 में, उन्हीं की अध्यक्षता में हुआ सफल सम्मेलन हुआ। 50 देशों के 4700 प्रतिनिधि उसमें शिरकत की और आपके पुत्र पूज्य पिताजी आदरणीय महाराणा साहब महेंद्र सिंह जी चित्तौड़ से सांसद रहे हैं और देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ एकलिंग जी से उदयपुर तक की पद यात्रा महाराणा साहब के साथ आदरणीय अटल जी उस समय उस यात्रा में शामिल थे। उस परिवार के वंशज महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है।
मैं अपनी ओर से, पूरे राजस्थान इकाई की ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की ज्वाइनिंग की विशेषता ये है कि चुनाव की तिथियां घोषित होने के बाद ये ज्वाइनिंग है, इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। और जैसा प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उदयपुर राजघराने के राजकुंवर साहब विश्वराज सिंह जी मेवाड़ बड़ा नाम है, पूरे क्षेत्र में नहीं, राजस्थान में और देश में भी। और इकोनॉमिक की साइज जो हम राजस्थान में बढ़ाना चाहते हैं, इसमें इनका बड़ा योगदान रहने वाला है। दूसरा बड़ा नाम है भवानी सिंह जी कालवी साहब का। इनका मेवाड़ से भी संबंध है और मारवाड़ से भी संबंध है। तो ऐसे दो ज्वाइनिंग जो हो रही है आज, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, उसमें राजस्थान का महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। मैं भवानी सिंह जी से जब बात कर रहा था तो मुझे लगा कि इकोनॉमी की साइज बढ़ाने के इनके पास बहुत आइडियाज है। मिनरल डेवलपमेंट से लेकर के, खेल डेवलपमेंट से लेकर के, युवा डेवलपमेंट से लेकर के बहुत आइडियाज है। ऐसे ही आइडियाज महाराज कुंवर साहब विश्वराज सिंह जी के पास है। तो मुझे लगता है कि हम राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में बहुत बड़ा जो योगदान इनके आज ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में होने वाला है, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी परिवार में आपके आने के कारण बहुत बहुत हमें लाभ मिलेगा, ऐसा मैं विश्वास भी प्रकट करता हूं। धन्यवाद। मुझे पोलो खेलते हुए 25 साल हो गए और मुझे मेरे देश के लिए भी खेलने का बहुत मौके मिले। वर्ल्ड कप के अंदर खेले, पाकिस्तान में गए, पाकिस्तान को हरा के आए और 2 बार ये भी। और अब ये मेरे लिए एक नया फील्ड है इसके अंदर, जिसके अंदर मैं जिस हिसाब से देखता हूं कि एक टीम गेम से मैं जुड़ा हुआ रहा हूं पोलो में, तो भारतीय जनता पार्टी मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की सबसे मजबूत पार्टी है। और एक टीम्स के और टीम प्लेयर होने के नाते जो भी भारतीय जनता पार्टी एज अ टीम मुझे बताएगी और कैप्टनसी नरेंद्र मोदी जी के नीचे जो भी मेरे लिए हुक्म होएगा उसका मैं पूरा पालन करूंगा। और एज अ टीम प्लेयर जो भी आदेश होएगा अपन अपनी गोल की तरफ होके और अब गेम जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संयोजित तरीके से अपने बताए हुए काम एक एक करके पूरा कर रही है। सरकार का जो मनोदृष्टि है वो प्रतिक्रिया में न उलझकर आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने की है जो प्रदर्शित है। यह भी एक सच्चाई है कि प्रगति को कायम रखने के लिए एक काबिल और दूरदृष्टित नेतृत्व का साथ नागरिकों को भी देना चाहिए और जहां तक हो सके इस प्रगति की ओर हाथ भी बटाना चाहिए। इसी उद्देश्य से मैं आज यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे पूर्वजों ने हमेशा सर्व समाज की रक्षा और भलाई के लिए सोचा है और मैं आज एकलिंगनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आज भी हमारे ऊपर कृपा बनाए रखे कि हम सब साथ मिलकर सही रास्ते पे प्रगति की ओर बढ़ते रहें। जनपद बुलंदशहर में 632 करोड़ की 256 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर पीएम मोदी का उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 9 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन किया है, एक ऐसा भारत जो सामर्थ्य है, शक्तिशाली और स्वावलंबी है। आज एक और जहां देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए बुलंदशहर की बहनें यहां एकत्र हुई हैं, वहीं नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में आपके अभिनंदन के लिए मैं स्वयं आपके बीच में यहां पर आया हूं। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पारित होने पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर जनपद बुलंदशहर की 208 करोड़ रुपए की लागत की 104 परियोजनाओं का लोकार्पण और 424 करोड़ रुपए की लागत से
152 परियोजनाओं के शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। इन सभी परियोजनाओं के लिए बुलंदशहर वासियों को हृदय से बधाई और मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब ने एक नए भारत का दर्शन किया है। एक ऐसा भारत जो समर्थ भारत है, शक्तिशाली भारत है, स्वावलंबी भारत है और दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होने वाला भारत है। ये वही भारत है जो 2014 के पहले जिसमें अविश्वास का माहौल था, असुरक्षा का माहौल था, घुसपैठिए जब मर्जी तब भारत में घुसपैठ करते थे, भारत के सामने असमंजस की स्थिति थी कि कौन सी नीति अपनानी है और किस रास्ते चलना है। लेकिन 2014 में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसे नए भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प आगे बढ़ाया जिस भारत में जाति, मत, मजहब और क्षेत्र भाषा के आधार पर नहीं बल्कि गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं को समान अधिकार मिले और सम्मान के साथ आगे बढ़ने का अधिकार मिले और उसके तहत उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया है। अगर मातृशक्ति के इस सम्मान की जब मैं बात करता हूं तो भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है कि इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हमारी बेटी पारुल चौधरी और अन्नू रानी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आती है। गोल्ड मेडल याद करिए, इन दोनों बेटियों ने यहाँ की मातृशक्ति के गौरव को बढ़ाया है, देश का सम्मान बढ़ाया है और अपने सामर्थ्य की ताकत का एहसास देश और दुनिया को कराया है। और हमने भी कहा है दोनों को सीधे डिप्टी एसपी बनाएंगे। अब डिप्टी एसपी सरकार की घोषणा है, बहुत जल्दी समारोह आयोजित करके गोल्ड मेडल जीतने वालों को 3 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए की सहायता का सम्मान समारोह भी हम लखनऊ में करने जा रहे हैं और साथ साथ सरकारी नौकरी भी। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री जी इन बेटियों को बचाने की मुहिम और उनको पढ़ाने की मुहिम फिर खेलो इंडिया खेलो के कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाते, फिर फिट इंडिया कार्यक्रम के मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाते, क्या इन बेटियों को इतना सम्मान मिल पाता? क्या वे आगे बढ़ पाती? और केवल यहीं पे नहीं, याद करिए, पहले माताएं घर में चूल्हा फूंकते फूंकते आंखों को खो देती थी। 45 साल 50 साल की उम्र होते होते ऐसे लगता था जैसे बुढ़ापा आ गया है। लेकिन अब हर परिवार को प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वला योजना की सौगात दे दी है और उज्ज्वला योजना में भी अभी 300 रुपए प्रति सिलेंडर की कमी की है और हमने भी तय किया है दीपावली का उपहार हर उज्ज्वला योजना कनेक्शन धारी को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाएंगे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पवित्र गंगाजल पर लगे जीएसटी के मुद्दे को लेकर एक प्रेस वार्ता की। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के विरोध के बाद गंगाजल पर लगे जीएसटी को वापस ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि गंगाजल पर 18% जीएसटी लगाया गया था। वहीं आपके द्वार गंगाजल योजना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य लोगों को गंगाजल उपलब्ध करवाने के साथ ही डाकघर की आमदनी बढ़ाना था।
पहले 250 ml की बोतल 30 रुपए में बिक रही थी, लेकिन 18% GST लगने के बाद इसकी कीमत बढ़कर 35 रुपए हो गई थी। पूरी मजबूती से कहना चाहती हूँ कि एक बार फिर हमने भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने मजबूर किया कि उन्होंने अपना गलत फैसला वापस लिया और अपनी भूल का सुधार किया। ये बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस ने जिस चीज का विरोध किया था, कांग्रेस ने जिस चीज पर मोदी सरकार का पर्दाफाश किया था, अंततोगत्वा मोदी सरकार को घुटने टेक कर वो निर्णय वापस लेना पड़ा। और बात गंगा जल पर 18% GST की है। ये धर्म के नाम पर इतनी अनिवार्य चीज है जो हर पूजा पाठ में, हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। जब पता चला कि इस पर 18% GST लगेगा तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। अपने सारे प्लेटफॉर्म से हमने इसका खिलाफत करी, हमारे नेताओं ने खिलाफत करी, हमारे कार्यकर्ताओं ने खिलाफत करी और यहाँ तक कि कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इस मुद्दे को मुस्तैदी से और मजबूत तरीके से उठाया। गंगा जल पर 18% GST लगाया गया था और ये कहना कि नहीं था, ये कोरा झूठ था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपके द्वार गंगा जल योजना 2016 में मोदी सरकार ने शुरू की थी। इसका एक उद्देश्य था कि गंगा जल सहूलियत से मिले लोगों को और दूसरा डाकघर की आमदनी बढ़ाना था। और डाकघर अधिकृत थे कि वो गंगा जल बेच सकते थे और इसीलिए 250 मिलीलीटर की गंगा जल की बोतल 30 रुपए में बिकती। और जब सरकार का निर्णय आया, सरकार ने आदेश दिया तो वो 30 रुपए की बोतल 35 की हो गई थी। ये मैं जबानी जमा खर्च नहीं कर रही हूँ। 2 ऑर्डर, एक 8 अगस्त को ऑर्डर निकला था और एक 3 अक्टूबर को निकला था, जिसमें गंगा जल पर 18% GST लगाने का आदेश था। और अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये इंडिया पोस्ट का ट्वीट है। ये सारी चीजें हम आपके साथ साझा करेंगे क्योंकि सच को दिखाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है। ये इंडिया पोस्ट की एक ट्वीट है 18 अगस्त की। साफ तौर से कह रहे हैं कि 30% प्लस 18% GST पर आपको 250 मिलीलीटर की गंगा जल की बोतल मिलेगी। जिस दिन हमारे अध्यक्ष ने ये मामला उठाया उस दिन का इंडिया पोस्ट का ये पे ऑर्डर है, उस पर साफ तौर से अंकित है 30 रुपए की बोतल और 18% GST। ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ऑर्डर करते वक्त हमने स्क्रीनशॉट लिया। तो जब कांग्रेस ने ये मुद्दा मुस्तैदी से उठाया, हमारे अध्यक्ष ने उठाया, हम सब लोगों ने उठाया, तो इस झूठ से बचने के लिए सरकार ने फटाफट आनन फानन में पहले तो इंडिया पोस्ट से 18% GST गायब कराया और लिखवाया इस पर GST नहीं है। लेकिन ये बाद में हुआ। उसके बाद एक ऑर्डर इशू किया गया। ये वो ऑर्डर की कॉपी है, इसको भी हम साझा करेंगे। ये ऑर्डर 12 अक्टूबर का है जब कंट्रोवर्सी चल रही थी और इस ऑर्डर में साफ तौर से कहा गया है कि 8 अगस्त और 3 अक्टूबर का ऑर्डर विथड्रॉन माना जाए, गंगा जल पर GST नहीं लगेगा। कहा गया था कि ये पूजा की सामग्री है और पूजा की सामग्री पर तो GST लगता ही नहीं है, वो भी एक कोरा झूठ है। ये CBIC जो इनडायरेक्ट टैक्स की वेबसाइट है, जो GST जिसके अंतर्गत आता है, उसकी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट मेरे हाथ में है। इसमें 10 चीजें हैं पूजा की सामग्री में जिस पर GST नहीं लगता है। ये कल रात की ली हुई प्रिंट आउट है। रुद्राक्ष की माला पर GST नहीं है, रुद्राक्ष या तुलसी माला पर GST नहीं है, पूजा सामग्री में नंबर 1 ये है। उसके बाद यज्ञोपवीत पर, ये आप सब लोग जानते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, इस पर GST नहीं है। बिना ब्रांड के शहद पर GST नहीं है। आपकी तरफ इसको पता नहीं क्या कहा जाता है, हमारी तरफ इसको कलावा कहा जाता है, रक्षा सूत्र भी कहते हैं, इस पर भी GST नहीं है। विभूति ज्यादातर साउथ इंडिया में लगाई जाती है, इस पर भी GST नहीं है। रोली पर GST नहीं है, चंदन के टीके पर GST नहीं है, दिए की बाती पर GST नहीं है, और जो खड़ाऊ लकड़ी का, और ये सिर्फ प्रतीकात्मक है, जो खड़ाऊ लकड़ी का साधु संत पहनते हैं या वो लोग जो पहनते हैं जो अनुष्ठान करते हैं, इस पर भी GST नहीं है। चरणामृत पे GST नहीं है, बाकी सब चीजों पर GST इसमें अंकित है। अभी तक इसमें गंगा जल का कोई विवरण नहीं आया है। ये मैं वेबसाइट से GST की लेकर आई हूं। नील GST इन 10 चीजों पर है जो मैंने आपको दिखा दिया। गंगा जल का इसमें जिक्र नहीं है। आज नई दिल्ली के रामजस कॉलेज में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी माटी मेरा देश स्कीम नहीं है, ये एक भाव है जो हर भारतीय के मन में होता है, जिसे जागृत करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों के सम्मान में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि जो जवान
जवान शहीद हुए हैं उनके नाम के 252 बोर्ड दिल्ली के अलग अलग पार्कों में लगाए गए हैं। मेरी माटी मेरा देश स्कीम नहीं है, ये एक भाव है जो हर भारतीय के मन में होता ही है। उसको जागृत करने का काम प्रधानमंत्री ने किया। अपने देश में जो भी शहीद हैं, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनके सम्मान में मेरा माटी मेरा देश अभियान। हमारे हिंदुस्तान में जितने भी शहीद हुए हैं पिछले 1 महीने के अंदर, आप जरा चेक कीजिएगा जहां आप रहते हैं, आपके आसपास किसी भी वार्ड में कोई भी शहीद हुआ होगा तो वहां एक उनके नाम की किसी पार्क में नेम पट्टिका लगी होगी। पूरे देश में लगी है। जितने भी हिंदुस्तान में आज तक सेना में या किसी भी कारण से जो शहीद हुए युद्धों में, उन सबके नाम की अकेले दिल्ली में हमने ऐसे 252 बोर्ड लगाए हैं अलग अलग पार्कों में जाके। उन पार्कों में जाकर हमने जो मिट्टी हम इकट्ठी कर रहे हैं, आज आपके कॉलेज से लिया है, ऐसे हमने कई घरों पे गए हैं। जितने शहीद दिल्ली में हैं उनके घरों पर गए हैं, उनके परिवार से हमने थोड़ी सी मिट्टी ली है। अगर बड़ा घर नहीं है, फ्लैट में है तो उनके प्लांट से लिया, अगर वो भी नहीं है तो 1 मुट्ठी चावल लिया, वो इसमें डालकर इन सबको हम पूरे हिंदुस्तान में इकट्ठा कर रहे हैं। और जब वो सब इकट्ठे हो जाएंगे तो 29 को ऐसे 7,500 कलश इकट्ठे करके, है तो ज्यादा लेकिन उसको बड़े उसमें इकट्ठे करके हम दिल्ली में लाएंगे और 31 अक्टूबर को उस सारी मिट्टी को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिया गेट पे जो वॉर मेमोरियल है उसके पास एक अमृत वाटिका शहीदों के सम्मान में बनाने जा रहे हैं, जिसमें सब शहीदों के नाम तो वॉर मेमोरियल में लिखे हैं, लेकिन उनकी याद में एक ऐसा पार्क बनाने जा रहे हैं जो आजीवन वहाँ चलता रहे, आने वाली पीढ़ी देखते रहे, आज लोग भी देखते रहे। तो उसमें भाव सिर्फ इतना है कि जिन शहीदों ने, जिनकी कुर्बानी की वजह से आज हम हिंदुस्तान में सांस ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देश को हम आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, उनको हमें भूलना नहीं है। उनके सम्मान में इसलिए, और साथ ही साथ अमृत वाटिका बनेगी तो नए पेड़ भी लगेंगे, पेड़ लगेंगे तो उनकी स्मृति भी जिंदा रहेगी और आने वाली पीढ़ियां भी इसको देखती रहेंगी। तो इस भाव के साथ हम पूरी दिल्ली में, ऐसे पूरे देश में इसको घर घर लेके जा रहे हैं और जहाँ जहाँ हम जाते हैं उनसे बात करते हैं कि आप 1 चुटकी मिट्टी डाल दीजिए या कुछ भी चावल डाल दीजिए, या किसी के पास वो भी नहीं है तो हम कहते हैं कुछ भी आपको लगे कुमकुम डाल दीजिए, वो डाल के हम उसको इकट्ठा करके ले जा रहे हैं। लाल किले पे उस दिन प्रधानमंत्री ने कहा था कि 5 शपथ हैं जो हर हिंदुस्तानी को लेनी है। जो सबसे पहली है वो है अपनी विरासत पर गर्व करना। तो अपने इतिहास पे भी, वो महाराणा प्रताप का हो सकता है, छत्रपति शिवाजी का हो सकता है, रानी लक्ष्मीबाई का हो सकता है, वो हमारा इतिहास है, या स्वामी विवेकानंद का हो सकता है। तो उस इतिहास को, उस पे अपनी विरासत पे गर्व करना। दूसरा, देश को विकसित भारत, माननीय प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं 2047 में मैं इंडिया को एक विकसित भारत के रूप में देखना चाहता हूं, तो उस दिशा में हम काम भी कर रहे हैं। गुलामी की मानसिकता को खत्म करना। सुनने में बड़ा सिंपल लगता है गुलामी की मानसिकता, लेकिन गुलामी की मानसिकता वो, अगर आप देख रहे होंगे तो जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कई चेंजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। वो कल्चर है जिसको खत्म करना जरूरी है, जो लगातार कई सालों से हम बच्चों के या हम पेरेंट्स के ऊपर एक बोझ बना हुआ है। इसी तरह से एकता और एकजुटता की ताकत, सबको साथ मिलकर रहना। और 5वां है राष्ट्र के प्रति हमारी ड्यूटीज क्या है। अपने आसपास जरा सी नजर मार लीजिए, थोड़ा सा कूड़ा है तो उसे उठा के जेब में डाल लीजिए, कहीं डस्टबिन मिट का उसमें फेंक देंगे। ये भी हमारी नेशन के प्रति ड्यूटी है। गंदगी नहीं फैलाना, स्वच्छता रखना, साफ सफाई रखना, ये सब हमारी नेशनल ड्यूटीज हैं जिन्हें हम पूरा करना है। ये 5 प्रण है इस अभियान के साथ जो हर भारतीय को करने हैं। तो एक बार पुनः आप सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। मेरी माटी मेरा देश अभियान में आप सब भी आपके एरिया में देखेंगे, जहाँ भी आपको लगे थोड़ी थोड़ी मिट्टी, एक मुट्ठी जहाँ भी मिले उसको डालिए। नहीं तो 31 अक्टूबर को जब प्रधानमंत्री जी अमृत वाटिका का निर्माण कर रहे होंगे, मैं चाहता हूँ कि इस कॉलेज के हर बच्चे का उसमें कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन हो। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।